हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हम अपना एसए की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एसए और आर्ग्यूमेंट्स हमारे चल रहे थे, तो अभी हमारा करंट अफेयर, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ गया तो करंट अफेयर की एकदम ना कोर्स एकदम पास में आप लोगों के लिए ले आए हैं। मात्र 40 पेज हम सोच के बैठे हैं, लेकिन हमें 20 से 30 पेज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। हैंड रिटन करंट अफेयर है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जिसको और इंक्वायरी करनी है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर जाके इंक्वायरी कर सकता है। हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। एक चीज़ तो है करंट अफेयर, और किसी को अगर हमारे सब्जेक्ट्स लेने के आपके जो नोट्स हैं वो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, हमने इसमें पेजेस भी लिख दिए कि बस इतने इतने पेजेस के हैं। तो ये पहली बात है, किस किस के लिए किसको लेने चाहिए नोट्स। एक तो उन बच्चों को जिनकी तैयारी पूरी नहीं है, जो अभी स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ पाए, उन्हें तो लेने ही लेने हैं। 100% उन बच्चों को तो लेने लेने हैं। दूसरा, उन बच्चों को जो चाहते हैं रिवीजन हो जाए, रिवीजन जिनको करना है ओनली फॉर रिवीजन पर्पसेस, तो वो रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रिस्प नोट है। आप एंड मोमेंट पे भी इनको रिवाइज करके आप जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो आप चाहें तो इनको बाय कर सकते हैं। आगे आपकी श्रद्धा वाली बात है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हम अपने चलते हैं, जो हम अपनी सीरीज़ चल रहे थे, तो कल हमने एक आर्ग्यूमेंट पढ़ा था। आज भी हम एक आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। ऐसे हम टेंशन मत लीजिए, ऐसे को भी हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है ऐसे छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे आपको बहुत जगह मिल रहे हैं। मतलब आप, मेरे को सब लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ऐसे हम अपने आप से कर लेते हैं तैयार, आप जो है हमें दूसरी चीज़ पढ़ाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ही पढ़ाते हैं, एक दो और आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम दोबारा से ऐसे पे लौटाएंगे। तो आज का जो आर्ग्यूमेंट का जो टॉपिक है वो लिखवा लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने सुना भी होगा, ब्रिंगिंग। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये पैड पे इतनी साफ राइटिंग आ नहीं पाती। ब्रिंगिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ये बहुत फेमस टॉपिक है। आपने जब भी आर्गुमेंट लिखा होगा इसके बारे में तो सोचा ही होगा। अंडर आरटीआई एक्ट, बहुत फेमस टॉपिक है, न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है और एग्जाम के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन तो है ही, अब यूपी में अगले साल, इस साल बंगाल के इलेक्शन हुए हैं, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें आरटीआई एक्ट के तहत लाना चाहिए। आरटीआई एक्ट क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। किस लॉ से बना था? तो आरटीआई एक्ट ही है 2005 का, जिससे गठन हुआ था आरटीआई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पर आज हम लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट। किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो तो इस पर हम आज आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं। तो हमें पहले इस पे आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें फेवर में लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें अगेंस्ट में लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम करेंगे भैया फेवर। हम पहले अपना काम करेंगे। हम तो इस बात को मानते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई के तहत लेके आना चाहिए। अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के तहत नहीं आई है, पहली चीज़ तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए। तो इससे क्या क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे आप कि इससे इंश्योर हो जाएगा। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आप। हाँ, ये भी मेरे पे एक सवाल आया था कमेंट सेक्शन में कि सर जो आप समझा रहे हैं वो तो आप बस पॉइंट पॉइंट समझा रहे हैं, इसे हमें एलेबोरेट करके लिखना है क्या और बड़ा? तो हाँ, ये तो मैं केवल आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आपको हर पॉइंट पे एक या दो लाइन लिखनी है, ज़्यादा नहीं, एक या दो लाइन, जिससे वो पॉइंट समझ में आ जाए। मैं तो आपको एकदम क्रिस्प बता रहा हूँ कि इस पर आप लिख सकते हैं। मैं बताता भी तो हूँ आगे कि इसमें क्या लिखना है। कि सबसे पहले आएगा इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। इससे क्या होगा, अगर इनको आरटीआई एक्ट के तहत लाएंगे तो एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक अकाउंटेबिलिटी, दोनों चीज़ हो जाएगी। ये लोग अकाउंटेबल भी होंगे। भाई, पब्लिक का पैसा आप कैसे खर्च कर रहे हो इसका पता चलना चाहिए ना। तो इससे दो चीज होंगी। पहला पॉइंट ये हो गया, इस पे आप लिख सकते हैं। दूसरा, ब्लैक मनी कम हो जाएगा, ब्लैक मनी कम हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी हो गया। दूसरा, ब्लैक मनी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक, एडीआर की रिपोर्ट बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक रिपोर्ट आती है इंडिया की तरफ से ही आती है, एडीआर की रिपोर्ट। इसमें ये बोला गया था करीबन 34% जो डोनेशन आती है पॉलिटिकल पार्टी में, वो बिना नेम बिना एड्रेस के आती है। तो आप इस डेटा का यूज कर सकते हैं कि एडीआर का डेटा है कि 34% जो डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज को विदाउट नेम और एड्रेस आती है। उस पर नाम तक नहीं होता है, ना एड्रेस होता है। तो ये आप लिख सकते हैं पहले, दूसरा ब्लैक मनी का। तीसरा, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म, ये पहली वर्ड जो है ये इकोनॉमिक सर्वे ने यूज करा था। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब समझिए, जैसे विजय माल्या का एग्जांपल लेते हैं। अब मैं हूं बैंक मैनेजर और विजय माल्या मेरी बैंक में आता है कि सर मुझे लोन चाहिए। तो मैं क्या सोचूंगा, भाई विजय माल्या इतना बड़ा आदमी है, ये थोड़ी मेरे पैसे मारेगा, इसको अगर थोड़ा बहुत लोन चाहिए चलो मैं दे देता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई ऐसे आपस में ही लोन कर लेते हैं। जो मैं तो एक बैंक मैनेजर की क्या औकात, भाई विजय माल्या जब उस टाइम पे क्या रहा होगा, तो पूरा खरी बैंक के हेड को बुलाता होगा। तो हेड भी ये सोचते होंगे हाँ इतना बड़ा आदमी है, देश छोड़ के थोड़ी भागेगा। भाई कॉमन सेंस था, किसी ने सोचा नहीं था कि विजय माल्या देश छोड़ के भाग जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ये कम हो जाएगा, क्रोनी कैपिटलिज्म जो है कम हो जाएगा, आप ये लिख सकते हैं। चौथा आप लिख सकते हैं राइट ऑफ सिटीजन्स।
सिटीजन्स का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कहाँ से पैसा आता है। ये सिटीजन के पास अधिकार है कि उन्हें सब पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी पे पैसा कहाँ से आता है, इनके कौन से मेंबर्स खड़े हो रहे हैं, उन मेंबर्स पे कितने क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, ये सब पता होना चाहिए। ये सब राइट है, सिटीजन्स का अधिकार है। चलिए ये पॉइंट हो गया। पांचवा, इस प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भाई पे कैसे इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? जैसे आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है। क्या क्या दो चीज? एक तो डेमोक्रेसी, एक अकाउंटेबिलिटी, एक कोर प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये फॉलो करने चाहिए प्रिंसिपल्स। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या क्या चीज हमारा? एक तो हमारी डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी, ये हमारे कोर प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये तो मानना ही मानना चाहिए। चलिए 5 पॉइंट ये हो गए। छठा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हैं ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये तो आपको समझ में आई गया, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऑर्गन्स हैं स्टेट का, तो उन्हें तो बताना ही चाहिए कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। हमें, मैं आपको केवल डायमेंशन दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको सबको अलग अलग सोच हो सकती है कि इसके अंदर हमें ये पसंद आ रहा है, इसके अंदर हमें ये पसंद आ रहा है। और मैं आपको इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट या इतना बड़ा ऐसे इसलिए देता हूँ क्योंकि हर बच्चे को सारे पॉइंट समझ में नहीं आते। आप कहीं सोचे कि मैं सर 10 पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो 10 के 10 मुझे समझ में आएंगे, 10 के 10 मैं लिख के आऊँगा, तो नहीं। जैसे मैं 10 पॉइंट दे रहा हूँ तो किसी बच्चे को 5 कोई पॉइंट अच्छे लग रहे होंगे, किसी बच्चे को 5 कोई पॉइंट अच्छे लग रहे होंगे, तो अपने चॉइस से आप इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम 6 पॉइंट हमने बता दिए। 7वें पॉइंट पे चलते हैं। इस पर हम लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आर पब्लिक अथॉरिटी। भाई पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी कैसे? हम मान के ये चलिए पब्लिक अथॉरिटी कैसे हैं। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? अरे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे ऑफिस नहीं मिलता कंसेशनल रेट पे, उसको जमीन मिल जाती है कि हमें वहां अपना ऑफिस खोलना है तो ऑफिस मिलता है कंसेशन रेट पे, तो ऑफिस का जो कंसेशन जो मिल रहा है बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक से ही तो आ रहा है। दूसरा, जो हम वोट डालने जाते हैं तो इलेक्टोरल रोल जो है वो फ्री में मिलते हैं। इलेक्टोरल रोल जिन पे सब लोगों का नाम लिखा रहता है वो इन्हें फ्री मिलता है, तो उसका भाई छपाई का पैसा तो कहीं से आता होगा। दूसरा, ये दूरदर्शन पे इनको फ्री टाइम मिलता है, दूरदर्शन पे इन्हें फ्री टाइम मिलता है करने के लिए, अलॉटमेंट होता है फ्री टाइम का, तो ये, और इलेक्शन के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनमें सब कुछ बांटा जाता है। तो ये तो सब, जब भाई तुम पब्लिक का पैसा यूज कर रहे हो तो आप पब्लिक अथॉरिटी हुए ना, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। जब आप हमारा पैसा यूज कर रहे हो तो आपको ही तो बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा कहाँ है, कितना है, ये सब बताना पड़ेगा। तो 7 पॉइंट ये हो गया। 8वां पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल से रिकॉग्नाइज्ड है, तो पता क्यों नहीं रही है, आरटीआई के तहत क्यों नहीं आ रही है? ये इसमें क्या लिखेंगे कि कैसे है? तो इसमें आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 102 जो बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, आर्टिकल 191 बोलता है। दूसरा, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो वाले आर्टिकल मैंने बता दिए, लेकिन एक स्टैट्यूटरी राइट भी तो है। स्टैट्यूटरी राइट क्या होते हैं? जो किसी लॉ से होते हैं। तो इलेक्शन का एक ही लॉ है, आरपी एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसी के तहत सारी पॉलिटिकल पार्टी आती हैं। तो ये जो हो गया, ये हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट भी हो गया और ऊपर के हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो गए। तो आप इन दोनों का जिक्र कर सकते हैं, आप इन आर्टिकल का भी जिक्र कर सकते हैं इसमें और आरपीए का भी जिक्र कर सकते हैं कि ये हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड है, इसीलिए हमें पूरा अधिकार है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने का। ठीक है, ये हमारा एक 8 पॉइंट हो गए। अच्छा, सारा ग्रीनरी हो गई। चलिए 1 पॉइंट और लिख देते हैं, ग्रीनरी हो गई है तो कोई बात नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सब लोगों को लिख के आना है। 8 पॉइंट में से आप चूज कर लीजिएगा, लेकिन ये लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये सब लिख के आइएगा। 9th पॉइंट है इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स। हमारे पास इंटरनेशनल एग्जाम्पल है जहां सारी पॉलिटिकल पार्टी के पास जितना भी फाइनेंस होता है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सारी, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की जितनी कंट्री हैं वो सारी, सेंट्रल अमेरिका कंट्री, इस खासकर स्कैवेंडियन कंट्री कैसे? जैसे पोलैंड आती है स्कैवेंडियन कंट्री। तो ये सारी वो कंट्री हैं जहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारा लोग बताती हैं कि हमारे पास इतना पैसा यहाँ इन सोर्सेज से आता है। तो हम इंटरनेशनल एग्जाम्पल देके भी प्रूव कर सकते हैं, जब आप बाहर की कंट्रियाँ ऐसा काम कर रही हैं तो इंडिया वालों को करने में क्या दिक्कत है। तो ये कुछ 9 पॉइंट हो गए। मैं ये नहीं कहता कि केवल यही 9 पॉइंट हो सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट्स के लिए फेवर में, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एज अ लेवल ऑफ यूपीएससी वो मैं बता रहा हूँ।
आपको अपनी सूझबूझ से सब आंसर लिखना है। ये नहीं वहाँ कूड़ा करकट लिखेंगे तो कूड़े जैसे ही नंबर मिलेंगे। जो हर कोई लिख के आया वो नहीं, थोड़ा दिमाग लगा के आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, बहुत टफ पेपर है, तो आप यूपीएससी लेवल का लिखिए, ना कि बिलो लेवल का उससे, ठीक है। ये कुछ हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे फेवर में। अब हम जो आर्ग्यूमेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे अगेंस्ट में। अगेंस्ट में भी थोड़े आर्ग्यूमेंट लिख देते हैं, इसी के बगल में लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा अगेंस्ट में। अब हम इसके अगेंस्ट में कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के तहत में नहीं लाना चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए, तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखेंगे अगेंस्ट में। सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, कुछ हमारे प्रोविजन पहले से ही हैं जिनकी वजह से हम इन्हें नहीं ला सकते। कौन कौन से प्रोविजन, जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, आईटी एक्ट है जो 1961 का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, आरपी एक्ट 19 ये भी 51 का है, ये तो हाँ आरपी एक्ट जो है वो 1951 का, आईटी एक्ट 1961 का है। ये सब मना करते हैं कि ये सब, इन सबको नहीं बताना चाहिए। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, इन्हें बताना नहीं चाहिए, हम लोग देख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाले, इनकम टैक्स वाले सब देख लेंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑलरेडी हैं, इसके तहत हम नहीं बताएंगे। दूसरा, अगर ये बताने लगेंगे तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा क्या, स्मूथ फंक्शनिंग, ये स्मूथ फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब भाई हमें देखिए आंसर लिखना है, हमें अपने मन की बात नहीं लिखनी है, हमें जो एग्जाम में गेन करना है। ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी स्मूथ फंक्शनिंग की, अगर वो अपना सब इंटरनल बता देंगे कि हम ऐसे काम करते हैं, यहाँ से हमारे पास पैसा आता है, तो जो इतनी अच्छे से पॉलिटिकल पार्टी रन कर पा रही है वो नहीं हो पाएंगे। तीसरा, ऐसा नहीं है कि टूल फॉर FOR मिसयूज, भाई ये मिसयूज भी तो हो सकता है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम लगा दे, उन्हें फंसा दे कि इनके पास पैसा तो गलत तरीके से आया, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। चौथा पॉइंट, इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये भी लिख सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, यहाँ लिख लीजिए अवेलेबल। कैसे, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करता है वो काफ़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो डिसाइड करेगा ना कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी उनको कितना डिस्क्लोज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती है वो उनकी वेबसाइट पर क्लियरली अवेलेबल है, कोई भी जाके देख सकता है, तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पांचवा पॉइंट जो हम ऊपर लिख के आए थे उसी को हम अब इधर अपोजिट कर देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी। हमने ऊपर क्या बोला था, आर पब्लिक अथॉरिटी, अगर किसी को बच्चे को ध्यान हो, जिसमें हमने फेवर में बोल दिया था कि पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि इंडिया कैसे कैसे पैसा लेती हैं, हमारा ही पैसा। अब इधर हम केवल, हाँ क्योंकि हमें अगेंस्ट में लिखना है तो हमने इसी को बोल दिया अपोजिट कि आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी। पर इसे अब आप प्रूव कैसे करोगे, इसको प्रूव करने के लिए आप लिख सकते हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन करने से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं हो जाती। मान के चलिए कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी सोसाइटी है, हमारी घर की सोसाइटी है, हम जाके कहीं अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गवर्नमेंट की सोसाइटी हो गई, हमारी प्राइवेट ही सोसाइटी है, बस हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जैसे आज मैं अगर अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी खोलना चाहूं तो मैं जाऊंगा सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर लूंगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, नहीं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा बीसीसीआई, जो बीसीसीआई जो है वो तमिलनाडु बोर्ड की एक सोसाइटी है। जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं सब बीसीसीआई वाले खेलते हैं, लेकिन बीसीसीआई जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, वो क्या है कि वो एक सोसाइटी, एक सोसाइटी के तहत तमिलनाडु बोर्ड में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो गवर्नमेंट की ऑफिस नहीं है वो, ये ऐसे होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी, आप इसमें ये लिख सकते हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन कराने से, मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट इक्विवेलेंट टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आर नॉट एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनली। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन थोड़ी है कि पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए हमें अगेंस्ट में लिखना है, इसलिए ये पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्ग्यूमेंट कभी कभी ऐसे ही होते हैं कि हम एकदम ऐसी बात लिख देते हैं जो हम खुद प्रूफ नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ क्लियरली आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कहीं भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये बात फैक्ट है, लेकिन हम इतना सोच नहीं पाते हैं, तो ये लिख सकते हैं। सातवां इसमें हमें लिखना है तो लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन इशू, इम्प्लीमेंटेशन इशूज।
ये लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने अच्छे साधन नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के इतने अच्छे साधन नहीं है, फिर जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को आरटीआई एक्ट में लाने के लिए। तो ये 9 पॉइंट इधर कहीं हो गए और 7 पॉइंट इधर कहीं हो गए। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर तैयार। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को भी अगर आपने एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दिया तो आई होप कि आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये किसी इंसान को ये आर्गुमेंट हल्का भी लग सकता है, रीज़न बीइंग क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें हम ज़्यादा खुल के अपना दिल की भड़ास नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। आपके दिल में कितनी बुराई हो कितनी अच्छाई हो, लेकिन आपके आंसर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करें ना करें, इस बात से सहमत हो ना हो, लेकिन अगर आपका आंसर बैलेंस नहीं है तो किसी काम का नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कंक्लूजन दे सकते हैं, जो बच्चे नहीं चाहते वो ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि आर्गुमेंट में आप देंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं लिखें। अगर इसमें कोई बच्चा लिखना चाहता है कि क्या इसमें कंक्लूजन हम लिखेंगे, तो मैं बोल देता हूँ वैसे वैसे लिखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, thus transparency in their functioning shall be beneficial for the governance system of our country on a whole and will also promote intra-party democracy। नहीं सुनने में आया, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैं, thus transparency in their functioning shall be beneficial for the governance system of the country on a whole and will also promote इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। जो एक पार्टी से पार्टी की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस की जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो उन आपस में भी तालमेल खाए, ऐसा मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत सोच सोच के मेरे को बनाना पड़ता है, आप लोगों को लगता होगा इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता है। आप लोग खुद जो नए बच्चे हैं वो लिख के देखिएगा एक बार आर्ग्यूमेंट, और मेरे को भेज के देखिएगा आप क्या सोच पा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप ही की मैं सोच देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो लिख के आप, या कमेंट सेक्शन में आप शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट मेरे को लिख सकते हैं कि 4 पॉइंट आप फेवर के लिखिए, 4 पॉइंट अगेंस्ट के लिखिए, छोटा छोटा केवल टू द पॉइंट लिखिएगा, तो मैं उसको वहीं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। मेरे को फॉलो कर सकते हैं और हमारा कोर्स खरीद सकते हैं करंट अफेयर। मेरे को फॉलो करने की इंस्टाग्राम आईडी shivam_tyagi_st TYAGI है, TYAGI। तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। अगला जो हम पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक होगा पुलिस रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग कि आपका एग्जाम ही पुलिस से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स भी पढ़ने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको जो लगता है वो बताइएगा। आज एक लाइव सेशन भी है अपना, तो हम लाइव लेंगे आज शाम को। मैं टाइम आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आज ही है, शाम को ही देखेंगे जिस टाइम भी होगा। तो आपके जो भी डाउट हो रिगार्डिंग पेपर 2 और पेपर 1 पर, स्पेशली फोकस पेपर 2 का रहेगा इस सेशन में। आपके केवल डाउट्स लेने के लिए आ रहे हैं तो मैं ही आऊँगा, तो आपको जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं सीधे डायरेक्टली। आज ही हो जाएगा। मैं आपको टाइम टेलीग्राम पे अभी आप जाके सब देख लीजिएगा, 5 बजे के आसपास देखेंगे। हाँ 5 बजे ही रखते हैं, 5 बजे हमारा लाइव होगा, तो आज ही। तो आप सब ज्वाइन करिएगा जिनको जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग पेपर 1 पेपर 2 जो भी, क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं तो अपना कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।